तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि असेंबली एरे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था? असेंबली स्ट्रिंग। ठीक है, तो स्ट्रिंग असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से वर्क करती है, और आज के लेक्चर के अंदर हम देखने वाले कि एरे असेंबली लैंग्वेज के अंदर किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो एरे की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं कि एरे मतलब वन टाइप ऑफ क्या होता है। तो एरे मतलब वन टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर आप अलग अलग टाइप के या फिर सिमिलर टाइप के डेटा भी आप ऐड कर सकते हो, दोनों तरीके से चलेगा। ठीक है, तो एरे की ये सिंपल डेफिनेशन हो जाती है जो हर एक लैंग्वेज के अंदर सेम ही आती है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट या सिमिलर टाइप ऑफ डेटा इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इस तरीके से आप उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर एरे को प्रोग्रामिंग के अंदर किस तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द डेटा डेफिनेशन डायरेक्टिव टू द असेंबलर आर यूज्ड फॉर एलोकेटिंग स्टोरेज फॉर वेरिएबल। ठीक है, तो बहुत सारे जो डेटा रहते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स रहते हैं, उसको स्टोर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज के अंदर डेफिनेशन डायरेक्टिव दी जाती है, जिसकी मदद से आप डेटा को वहां पे स्टोर कर सकते हो, मतलब मेमोरी एलोकेट कर सकते हो। ठीक है, फिर दिया गया है कि द वेरिएबल कुड आल्सो बी इनिशियलाइज विद सम स्पेसिफिक वैल्यू, मतलब जो भी वेरिएबल दिए जाएंगे, ठीक है, वो सम वैल्यू के थ्रू इनिशियलाइज भी किए जाएंगे, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रहेगी। अगर आप कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहे तो वहां पे बाय डिफॉल्ट हो जाता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से भी मेमोरी के अंदर जो भी आप डेटा दे रहे हो उसके अंदर हर एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको कंपलसरी देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद है कि जो इनिशियलाइज वैल्यू कुड बी स्पेसिफाइड इन हेक्साडेसिमल, डेसिमल और बाइनरी फॉर्म, मतलब इनिशियलाइज वैल्यू होती है जो अभी आपने बताया कि कोई भी या कुछ भी वैल्यू आप नहीं देते तो 0 होता है। वैसे ही यहाँ पे जो भी आप वैल्यू दे रहे हो वो स्पेसिफाई कर रहे हो, वो हेक्साडेसिमल में, डेसिमल में या फिर बाइनरी नंबर के फॉर्म में भी हो सकती है। तो तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वन टाइप ऑफ हेक्साडेसिमल या बाइनरी नंबर के अंदर स्टोर होता है। अगर आप डेसिमल में दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो नंबर बाइनरी या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो एरे के अंदर आप असेंबली लैंग्वेज में इस तरीके से एरे को यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी आप वेरिएबल दे रहे हो, स्टोरेज करवा रहे हो डेटा को, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी जो हेक्साडेसिमल, डेसिमल या बाइनरी फॉर्म के अंदर रहेगी। तो यहाँ पे उसका एग्जांपल भी दिया गया है कि वी कैन डिफाइन वर्ड वेरिएबल मंथ इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वे। तो फॉलोइंग वे के फॉर्म में भी आप उसको डेटा दे सकते हो। किस किस तरीके से दे सकते हो वो यहाँ पे बताया। देखो, मंथ दिया है तो आपने एक वेरिएबल बनाया DW, मतलब उसकी मेमोरी लोकेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, मतलब 12, मतलब उसके अंदर 12 डेटा आपको डालना है। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ एरे की डेफिनेशन, इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर आप कर सकते हो। मंथ्स नाम ने आपने क्या बनाया कि एक वेरिएबल बनाया, DW नाम की आपकी मेमोरी है, वेरिएबल है। ठीक है, और उसके अंदर आपने 12 डेटा को स्टोर किया, मतलब 12 मेमोरी एड्रेस स्टोर किया, मतलब 10 ब्लॉक एलोकेट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कि मंथ्स DWOCH, मतलब वो वन टाइप ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर आपके पास डेटा, या फिर 0101, मतलब वो वन टाइप ऑफ आपके पास क्या हो गया कि बाइनरी नंबर। ठीक है, तो ये डेसिमल हो गया, फिर ये आपके पास हेक्साडेसिमल हो गया, और ये आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम। तो तीनों तरीके से आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे और भी डिटेल में बताया कि द डेटा डेफिनेशन डायरेक्टली कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेफिनेशन ऑफ वन डायमेंशनल एरे, मतलब वो सारा कुछ एक डायमेंशनल के लिए ही यूज किया जाता है। तो वो किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे डेफिनेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे बताया गया है कि विथ एग्जांपल के फॉर्म में कि नंबर्स नाम का आपने एक वेरिएबल बनाया, DW नाम की एक मेमोरी लोकेशन है, और उसके अंदर 34, 45, 56 ये इस तरीके से डेटा आपने डिफाइन किया हुआ है। तो होता क्या है एग्जैक्टली इसके अंदर, तो अबव डेफिनेशन डिक्लेयरिंग एरे ऑफ 6 वर्ड ईच इनिशियलाइज विद द नंबर 34, 45 से। तो हर एक ब्लॉक को उसने हर एक नंबर से इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, फिर लिखा है अलोकेट 2 into 6, मतलब आपके पास से 6 वैल्यू है तो 6 को हर एक को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और उसको 12 बाइट कंजिक्यूटिव मेमोरी स्पेस के अंदर दी जाएगी। कंजिक्यूटिव मतलब क्या हो जाता है कि वन टाइप ऑफ कि आपका मेमोरी ब्लॉक, अगर आपके पास 10
और आपने 12 बाइट ऑक्यूपाई किए और आपका जो डेटा है वो 10 बाइट से चालू हो रहा है, तो 10 to 12 मतलब 22 हो गया, तो 12 बाइट तो उसने रोक ली। उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा वो कहाँ से चालू होगा, 30 नंबर से स्टार्ट होगा, 30 to 24। ठीक है, मतलब वो उसका जो एड्रेस रहता है वो कंटिन्यूस रहता है, मतलब एक बाइट जैसे ही खत्म हो जाती है तो दूसरे बाइट के थ्रू वो कनेक्टेड रहता है, तो उसे कंजिक्यूटिव बोला जाता है। फिर एक द सिंबॉलिक एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नंबर विल बी नंबर्स एंड दैट ऑफ द सेकंड नंबर विल बी नंबर प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे उसका क्या दिया गया कि वन टाइप ऑफ एक मल्टीप्लीकेशन दिया, अगर आपने नंबर दिया हुआ है तो उसके अंदर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से मेमोरी में वो डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि उसकी एक छोटी सी एग्जाम है, एग्जाम्पल के फॉर्मेट पे यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि यू कैन डिफाइन एन एरे। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको दिया गया है कि यू कैन डिफाइन एन एरे नेम इन्वेंट्री ऑफ साइज 8, मतलब आपके पास इन्वेंट्री नाम का एक वेरिएबल, उसके अंदर उसकी साइज 8 है, एंड इनिशियलाइज ऑल द वैल्यू विद 0, और 0 के थ्रू हर एक वैल्यू को इनिशियलाइज किया गया है। और उसके बाद उसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दी गई है, और यहाँ पे आपको दिया गया है कि टाइम्स डायरेक्टिव कैन आल्सो बी यूज्ड टू मल्टीपल इनिशियलाइजेशन टू सेम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक वैल्यू जो सेम है उसको मल्टीपल इनिशियलाइजेशन के लिए भी यूज भी किया जाता है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको बार बार 0 लिखना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या यूज किया हुआ है कि टाइम्स को यूज करें, कितने टाइम्स आप उस 0 को यूज करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको कितनी बार दिया है, 8 टाइम्स है, तो यहाँ पे आप टाइम्स की मदद से टाइम 8 और डीडब्ल्यू के बाद 0 है, ताकि डीडब्ल्यू 8 टाइम्स इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बेनिफिट्स इस असेंबली लैंग्वेज के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, बाकी तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर लेंथी तरीके से दी हुई है। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टाइम्स नाम के फंक्शन को यूज किया जाता है। उसके बाद उसकी एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दी गई है, ताकि और भी समझ में आ जाए आपको डिटेल में कि किस तरीके से एरे को यूज किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, फिर तो यहाँ पे दिया गया तो फॉलोइंग एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट द अबव आल्सो बाय डिफाइनिंग अ 3 एलिमेंट एरे x which store 3 value 2 3 and 4, it add the value in the array and display the sum of 9। ठीक है, इन तीनों का सम करके दिया हुआ है, तो तीनों की वैल्यू मुझे एरे के फॉर्मेट में डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मेन सेक्शन से हमारा प्रोग्राम जो चालू हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे दिया है कि ये एक्स मतलब जो बाइट है, नंबर बाइट से वो 3 नंबर के अंदर डेटा है उसको एक्स के अंदर स्टोर करें। उसके बाद EBX के अंदर 0 हमने स्टोर करवाया। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ECX मतलब एक काउंटर पॉइंटर है वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, वो एक्स के अंदर डेटा को स्टोर करके रख देगा, करंट सम मतलब जो भी उसके पास डेटा। फिर उसके बाद लिखा गया कि टॉप कितनी बार यूज करना है इस लूप को। ठीक है, तो जैसे हम डन किया था वैसे यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ECX के अंदर हमारे पास 3 लूप यहाँ पे जंप होगी, मतलब जंप नॉट 0, जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक वो टॉप पे नहीं जाएगा, मतलब ये तब तक वो रिपीट करता रहेगा अपने आप को। ठीक है, जैसे हम डन करके बाहर आएंगे तो EBX की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, और जैसे सम की वैल्यू यहाँ पे स्टोर होके हमें मिल जाएगी, तो डिस्प्ले क्या करेगा वो, तो यहाँ पे जो भी हमारे पास सम आया है, ठीक है, उसको वो यहाँ पे सम करेगा। ठीक है, और उसको यहाँ पे वापस से जो भी हमारा डिस्क्रिप्टर आउटपुट सिस्टम है या फिर हमारा जो कॉल सिस्टम है और आउटपुट कर्नल का वो डेटा भेज दे, ताकि हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे प्रिंट। तो एक्स के अंदर हमने क्या डाल दिया, पहले 2 3 2 4 और 3 डाला। ठीक है, तो तीनों डेटा मैंने डाले, जैसे मैं सम करूंगा तो मुझे यहाँ पे 9 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग थी, और यहाँ में हमारा इनपुट मिला पे एक्स हमें कौन एक्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, तो ये पूरा उसका प्रोग्राम था, और रन यहाँ पे हो रहा है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल थी। और जैसे ही हमारा ये एरे का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वैसे ही यहाँ पे असेंबली प्रोसीजर आ जाती है, मतलब उसको सब रूटीन के अंदर बहुत सारी मुझे बड़ी बड़ी प्रोसीजर बनाने या फिर प्रोग्राम बनाने, तो उसके लिए मुझे प्रोसीजर की यूज यहाँ पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोसीजर क्या होती है, वन टाइप ऑफ
अब प्रोसीजर और सब रूटीन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सब रूटीन के बारे में हमने आगे के लेक्चर के भी अंदर पढ़े थे कि सब रूटीन मतलब वन टाइप ऑफ आपकी फंक्शनलिटी के बेस पे सारा कुछ उसको प्रोसीजर मतलब कोड किया जाता है, वो तो आपका वो कॉन्सेप्ट वाइज प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोसीजर मतलब वन टाइप ऑफ हमारी सब रूटीन मतलब फंक्शनलिटी कौन कौन सी हमें यूज करनी है तो उसको बना के हम रख देंगे ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। तो यहाँ पे लिखा है द प्रोसीजर व सब रूटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट इन असेंबली लैंग्वेज एज द असेंबली लैंग्वेजेस प्रोग्राम टेंड टू बी लार्ज इन साइज। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम जो साइज में बहुत बड़े होते हैं। प्रोसीजर आर आइडेंटिफाई बाय नेम, तो नेम के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है वे किस तरीके से उसको यूज करना है। फॉलोइंग दिस नेम द बॉडी ऑफ द प्रोसीजर इज डिस्क्राइब विच परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, जिसके अंदर बहुत अच्छे से आप प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकते हो या उसको प्रोसीजर उसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फिर एक एंड ऑफ प्रोसीजर इट इंडिकेटेड बाय रिटर्न स्टेटमेंट, तो जैसे आपकी प्रोसीजर खत्म होती है तो प्रोग्राम के सब रूटीन के एंड में आपको कुछ डेटा रिटर्न करवाना पड़ता है, जिसकी मदद से जो भी आपकी मेन फंक्शनलिटी चल रही है वहां पे आपको कोई भी डेटा मिलेगा और वहां पे आप कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब जो प्रोसीजर ओरिजिनली चाहिए थी वो आपने कहाँ पे रख दी आपकी प्रोसीजर के अंदर, वहां से वापस मेन के अंदर प्रोग्राम आपने कॉल करवा लिया। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन उसकी सिंटैक्स भी यहाँ पे दी गई है कि प्रोसीजर नेम मतलब जो भी आपको प्रोसीजर का नाम रखना है वो यहाँ पे आपको देना है और उसके बाद कॉलम देने के बाद प्रोसीजर की बॉडी यहाँ पे देनी है और लास्ट में आपको रिटर्न करना पड़ेगा ताकि जो भी प्रोसीजर की बॉडी के अंदर कैलकुलेशन आपने करवाया है, ठीक है, वो यहाँ से वो रिटर्न कर देगा। ठीक है, और मेन प्रोग्राम होगा उसको वो डेटा मिल जाएगा। तो उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दी गई है। द प्रोसीजर इज कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन बाय यूजिंग अ कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप उस प्रोसीजर को अनदर फंक्शन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं। द कॉल इंस्ट्रक्शन शुड हैव नेम ऑफ कॉल्ड प्रोसीजर एज अ आर्गुमेंट एज शोन बिलो। ठीक है, तो जो भी आपकी कॉल इंस्ट्रक्शन है उसको यहाँ पे प्रोसीजर एज आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से असेंबली प्रोसीजर यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारी आगे के लेक्चर में भी हमने इसको पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो और डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम तुरंत ही आ जाते हैं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्टैक मतलब क्या हो जाए कि जैसे मैंने एक बॉक्स मेरे पास है उसके अंदर मैंने एक ब्लॉक डाल दिया तो पूरा उसने साइज थी वो ऑक्यूपाई कर ली। उसके बाद उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक डाला तो वो उसके ऊपर आ गया, तीसरा डाला तो वो उसके ऊपर आ गया। तो फर्स्ट हमने जो डाला था वो लास्ट में चला गया और सेकंड डाला था वो लास्ट सेकंड आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्टैक होता है। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मैंने पहले डाला है वो लास्ट में आएगा, क्योंकि जब तक मैं पहले के जितने भी ब्लॉक नहीं हटाता तब तक वो लास्ट ब्लॉक मुझे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सारा कुछ निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही फर्स्ट इन लास्ट आउट मतलब उसे लिफो बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी थोड़ी डिटेलिंग दी गई है। स्टैक इज एन एरे, वो एरे ही है वन टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इन मेमोरी विच डेटा कैन बी स्टोर्ड एंड रिमूव फ्रॉम द लोकेशन कॉल्ड टॉप ऑफ द स्टैक। मतलब टॉप के अंदर से आप डेटा को रिमूव भी कर सकते हो, उसकी जो भी प्रोसीजर लोकेशन रहेगी वहीं से आप उसको डिलीट कर सकते हो या फिर निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया है कि स्टैक है वन टाइप ऑफ एरे है। ठीक है, वो लाइक अ डेटा स्ट्रक्चर भी परफॉर्म करता है, उसके अंदर से डेटा ऑफ लोकेशन के बेस पे रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, और स्टोर भी कर सकते हो। डेटा नीड टू बी स्टोर इज पुश्ड इनटू द स्टैक एंड डेटा टू बी रिट्रीव्ड इज पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक। मतलब डेटा कभी भी आपको डेटा स्ट्रक्चर के अंदर डालना है तो उसके लिए पुश का यूज किया जाता है और उसमें से डेटा आपको चाहिए तो उसके लिए पॉप आउट आपको करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पे दिया गया स्टैक इज अ लिफो डेटा, मतलब लास्ट में मैंने जो भी डाला था वो मुझे फर्स्ट में मिलेगा। ठीक है, स्टैक इज अ लिफो डेटा स्ट्रक्चर। एग्जांपल के फॉर्मेट में आपको दिया गया है कि द डेटा स्टोर फर्स्ट इज रिट्रीव लास्ट। ठीक है, तो फर्स्ट में जो डेटा इंसर्ट होगा वो लास्ट में आपको मिलेगा। असेंबली लैंग्वेज प्रोवाइडेड टू इंस्ट्रक्शन फॉर स्टैक ऑपरेशन। ठीक है, तो असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है वो पुश और पॉप के फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, पुश मतलब डेटा को इंसर्ट करना, पॉप मतलब डेटा को निकालना।
पुश ऑपरेंड एंड पॉप एड्रेस रजिस्टर, ये दोनों तरीके के यहाँ पे डेटा को यूज है। वो पुश की मदद से आप डेटा इंसर्ट कर सकते हो और पॉप की मदद से डेटा वहां से निकालते हो। तो ये आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर था, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज के अंदर। तो उसकी डिस्क्रिप्शन और भी यहाँ पे आपको दी गई है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली क्या होता है। द मेमोरी स्पेस रिजर्व इन अ स्टैक सेगमेंट इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग अ स्टैक, मतलब उसके अंदर जितना भी मेमोरी रहती है, सेगमेंट रहती है, वो वन टाइप ऑफ एक रिजर्व फॉर्मेट में रहती है, ठीक है। उसको रजिस्टर एसएस या ईएसपी या एसपी भी बोला जाता है, उसके अंदर आपको इंप्लीमेंट करनी रहती है जो भी स्टैक रहती है वो हमारी। The top of stack, which point to the last data item inserted into stack, is pointed to by SS or ESP register, where the SS register point to the beginning of the stack segment and SP give the offset into stack segment, ठीक है। तो जो सारा कुछ रहता है वो सेगमेंट के बेस पे वर्कआउट होता है। तो स्टैक इम्प्लीमेंटेशन हैज फॉलोइंग कैरेक्टर, तो जो भी हमारा स्टैक होता है उसके अंदर नीचे की इम्प्लीमेंटेशन रहती है। ओनली वर्ड्स और डबल वर्ड्स कुड बी सेव्ड इनटू स्टैक, नॉट अ बाइट, ठीक है। तो बाइट के जो भी स्टैक रहता है उसके अंदर डबल वर्ड और वर्ड ही स्टोर कर सकते हैं, बाइट के फॉर्मेट में डेटा का आप स्टोर नहीं कर सकते। द स्टैक ग्रो इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है, जो स्टैक रहती है वो रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ती है, ठीक है, टुवर्ड द लोअर मेमोरी एड्रेस। द टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंट टू द लास्ट आइटम इंसर्टेड इन स्टैक, इट पॉइंट टू द लोअर बाइट ऑफ द लास्ट वर्ड इंसर्टेड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी आप डेटा या वर्ड स्टोर कर रहे हो, जो लास्ट में वर्ड डाल रहे हो आपको फर्स्ट में वर्ड डाले वो आपको लास्ट में मिलेगा, और जो आप लास्ट में वर्ड डाले वो आपको फर्स्ट में मिलेगा, ठीक है। तो उसका उल्टा मतलब लिफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस तरीके से ये सारा कुछ वर्कआउट होता है। फिर इसके अंदर यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के फॉर्मेट में थोड़ा कुछ दिया गया है कि एग्जाम्पल वन टाइप ऑफ क्या है, ठीक है। तो कुछ और पॉप की मदद से आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो, तो उसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पे आपको दी गई है कि द सेव AX एंड BX रजिस्टर, AX और BX के अंदर आपका सारा पुश और पॉप का डेटा स्टोर होगा। पुश AX किया तो पुश के अंदर कुछ डेटा आपने रजिस्टर करवाया, पुश वापस किया तो BX के अंदर कुछ डेटा आपने रजिस्टर करवाया। उसके बाद आपने क्या किया कि X के अंदर वैल्यू 1 को स्टोर कर दी और BX के अंदर वैल्यू 2 को। तक इस तरीके से बहुत सारी वैल्यू आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। और निकालना हो तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पॉप एक्स, तो लास्ट में जो भी आपने वैल्यू डाली होगी तो उसकी एक वैल्यू ही निकलेगी, दो या दो से ज्यादा वैल्यू कभी निकलती नहीं है, ठीक है। और वापिस आपने पॉप किया तो BX नाम के रजिस्टर के अंदर से आपने जो भी डेटा इंसर्ट लास्ट में किया होगा उसकी लास्ट वैल्यू यहाँ से डिलीट हो जाएगी, मतलब वहां से वापिस डेटा निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म हो रहा है तो लेक्चर के रिगार्डिंग यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए जो आपको सबमिट करवाने रहेंगे आपकी RNWIT एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर एरे, प्रोसीजर, ठीक है, और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है, कौन सी उसकी लैंग्वेज होती है, तो वो हमने आज के लेक्चर के देखा, ठीक है। तो आज का लेक्चर के इतना ही था। थैंक यू।